नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको याद भी हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी वे में आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है। ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मृत्यु जो है वो हमें एक बार मिलती है। ज़िंदगी में तो हमें हर रोज़ एक नया दिन मिलता है और हम हर एक नए दिन में कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। वो कहावत है ना दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। तो वही कहावत है कि दोस्तों, जो हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन है हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और जब मृत्यु हो जाती है तब तो कौन क्या सीखेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी जब तक हमारी है हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है। और अगर अभी तक हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हैं तो अपनी आज से ही एक नई शुरुआत कीजिए। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी तो हमें हर रोज़ कुछ नया करने के लिए मौका देती है। ज़िंदगी में हम हर रोज़ कुछ नया कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर रोज़ मिलती है। कोशिश करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखें, हर रोज़ कुछ नया सीखें। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, वो असफल हो जाते हैं तो थक हार कर बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये सोचिए कि अगर आप थक हार कर बैठ गए तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। और अगर आपने एक बार कोशिश और कर ली तो एक तो आपको जीने की उम्मीद मिलेगी और दूसरा, क्या पता आप सफल हो जाएं और बेहतर तरीके से। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, कितना उन्होंने तकलीफ़ सही, परेशानियां सही। पायलट बनना चाहते थे वे, लेकिन नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिसाइल मैन बनना था। बहुत सी परीक्षाएं दी पायलट बनने के लिए, नहीं बन पाए, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार वो मिसाइल मैन बने। बहुत सी उन्होंने मिसाइलें बनाई और उन्होंने राष्ट्रपति के पद को भी गौरवान्वित किया। किन्होंने? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। और आज भी उनकी अगर हम हर एक लाइन सुन लेंगे तो वो हमारे अंदर जोश और जुनून भर देगी। तो इस तरह दोस्तों, हमारी ज़िंदगी जो है हमें हर रोज़ कुछ नया करने का मौका देती है। ठीक है। तो एक बार आप फिर से देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक शिक्षक का जो कार्य होता है सिर्फ पढ़ाना और चले जाना नहीं होता। एक शिक्षक का कार्य होता है कि जो भी उसके छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अच्छी बातें बतानी है जो उनका भविष्य सुधार दें। ऐसे शिक्षक को हर छात्र हमेशा याद करता है और जब वो छात्र कुछ बन जाता है तो सबसे ज़्यादा गर्व शिक्षक को होता है। इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको हर रोज़ थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ और आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में थोड़ी सी अपनी तरफ से मदद कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों। तो आपने देख ली मैंने क्या लाइंस लिखी हैं आपके लिए। और अब आज हम शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, जो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। कब तक? 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक ठट्टा में हुआ और एक दिल्ली में हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? एक ठट्टा में और एक दिल्ली में हुआ। फिरोज शाह तुगलक का शासन जो है दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जाना जाता है। मतलब वह क्या कहलाता है? लोक कल्याणकारी राज्य। क्योंकि उसने गरीब लड़कियों की शादी के लिए दान दिया,
अनाथ बच्चों के लिए दान दिया, विधवाओं के लिए उन्होंने कार्य किए, और उन्होंने सराय बनाए, जलाशय बनाए, कुएं बनवाए, ये सब कार्य किए, इसलिए उनके राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक जो है दोस्तों धार्मिक रूप से कट्टर था। क्यों था दोस्तों? क्योंकि वह जो अमीर और उलेमा वर्ग के लोग हैं उन्हें खुश रखना चाहता था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वह शासन अच्छे से चला सकता था। क्योंकि अगर वह उनके हिसाब से कार्य नहीं करता तो वो उसे ज़्यादा टाइम तक गद्दी पर टिकने नहीं देते। क्योंकि अमीर और उलेमा जिनका इतना छोटा नाम लग रहा है वो बहुत बड़ी हस्ती का एक मतलब रोल बना रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए अमीर और उलेमा वर्ग के लोग जो हैं एक बड़ी हस्ती हैं इस पूरे टाइम पीरियड पर। ठीक है। तुष्टीकरण की नीति भी इन्होंने अपनाई, जिसे कहते हैं लोगों को लुभाना। अमीर और उलेमा वर्ग के लोगों को ये खुश रखना चाहते थे, क्योंकि यह जानते थे कि यह खुश रहेंगे तो मैं भी ज़्यादा अच्छे से शासन कर पाऊँगा। अब अमीरों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या कार्य किए देखते हैं। ठीक है। इक्ता व्यवस्था जो इल्तुतमिश द्वारा भारत में लाई गई थी, उस इक्ता व्यवस्था को फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? वंशानुगत बना दिया। और दोस्तों जब फिरोज शाह तुगलक ने इन इक्ता व्यवस्था को और सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया, तभी से तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि इसमें योग्य अयोग्यता कुछ देखी नहीं जा रही है, जिसका मन आ रहा है उसे रख दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इससे शासन ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा? आप ही बताइए। एक बिल्कुल पढ़ा लिखा इंसान है जो सब कुछ जानता है, ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ नहीं जानता है, उसको उसके कार्य के बारे में पता ही नहीं है क्या करना है, तो शासन कैसे चलेगा? अच्छा चलेगा शासन? नहीं चलेगा ना। तो शासन में गिरावट तो आएगी ही, शासन कमज़ोर होगा। तो वही हुआ। ठीक है। इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश द्वारा भारत में लाई गई थी, और उस इक्ता व्यवस्था को फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दिया। मतलब वंशानुगत मतलब पहले पिता है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा आया, इस तरह से वंशानुगत कर दिया। अब जब कोई उस चीज़ को मानता ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में वो जानता ही नहीं है, तो क्या करेगा वो करके, है ना। सेना के जो पद होते थे उन्हें भी फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दिया। जब फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत करने का निर्णय लिया, तब से ही दिल्ली सल्तनत का कमज़ोर होना शुरू हो गया। क्योंकि वंशानुगत के जो निर्णय से योग्यता का स्तर क्या हो गया? कम हो गया। अब योग्यता अयोग्यता कुछ देखी ही नहीं जा रही। अमीरों के द्वारा जो भी कर लिए गए थे उन्हें भी माफ़ कर दिया गया। अमीरों को खुश करना है तो उनके करों को तो माफ़ करना ही पड़ेगा, इसलिए जो भी कर थे माफ़ कर दिए। ठीक है। यह सब कार्य फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों को खुश करने के लिए किए। अब देखते हैं उलेमाओं को खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या कार्य किए। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कार्य उलेमाओं को खुश करने के लिए। फिरोज शाह तुगलक जो है इस्लाम के नियमों का पालन कट्टरता से करता था। जैसे एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, वो इस्लाम को ज़्यादा नहीं मानता था। भारतीयों को भी उन्होंने अच्छे पद दे रखे थे उनकी योग्यता के अनुसार। उलेमाओं को, अमीरों को उन्होंने क्या नहीं करा था? ज़्यादा भाव नहीं दिए थे उन्हें, एक तरह से ऐसा समझिए। उन्हें ज़्यादा वो उनके हिसाब से कार्य नहीं करते थे उलेमाओं के, अमीरों की वजह से। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? उलेमाओं को भी वो खुश रखना चाहता था और अमीरों को भी खुश रखना चाहता था। तो उसने क्या करा? अब इस्लाम का जो धर्म है, इस्लाम के नियम है, उनका पालन कट्टरता से किया। महिलाओं का फिरोज शाह तुगलक ने
मज़ार में जाना बंद कर दिया, मज़ार में जाना बंद कर दिया। पर्दा प्रथा का महिलाओं से पालन करवाया, पर्दा प्रथा भी शुरू करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। अब दोस्तों ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। मैंने तुगलक थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा गलती हो गई, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक समझिएगा, फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान। अब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है वो सैन्य नेता तो था नहीं, दक्षिण भारत से उसने ज़्यादा संबंध नहीं रखे, क्योंकि उसे पता था कि भाई जो दक्षिण भारत है वो बहुत ज़्यादा विद्रोह कर देते हैं, इसलिए वहाँ से ज़्यादा संबंध रखना ठीक नहीं है। इसलिए दक्षिण भारत से उसने ज़्यादा संबंध नहीं रखे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे। दूसरा कारण था दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य का भी उदय हो गया था। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही उदय हो गया था इन दो राज्यों का। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जितना भी राज्य है उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश की, मतलब हमारा जितना भी शासन है उसे ही आगे बढ़ाया जाए, ऐसा फिरोज तुगलक ने सोचा। अब कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में आता है दोस्तों, तो कांगड़ा में 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा, जहां बहुत सारी संस्कृत की पुस्तकें थी। कांगड़ा में जो ज्वालामुखी मंदिर था ना, वहां पर बहुत सारी संस्कृत की पुस्तकें थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, देखिए मतलब ज्ञान लेना चाहता था वो, तो उनने क्या करा, बख्तियार खिलजी की तरह जलाई नहीं, उसने फिरोज शाह तुगलक ने वो सारी संस्कृत की पुस्तकें लाया और उनका फ़ारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। आपको पता है ना किसने जलाई थी पुस्तकें, तो फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर को इसने लूटा और वहाँ से बहुत सारी संस्कृत की पुस्तक लाया। इन संस्कृत की पुस्तकों को फिरोज शाह तुगलक अपने साथ ले आया था और इनका फ़ारसी में अनुवाद करवाया। आजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा इनका फ़ारसी में अनुवाद हुआ और फिर इन पुस्तकों का नाम क्या रखा, दलाइले फिरोज शाही। क्या नाम रखा, दलाइले फिरोज शाही नाम रखा। किन पुस्तकों का, जो ज्वालामुखी मंदिर को लूटने गया था ना, वो कहाँ, कांगड़ा में 1365 ईस्वी में, वहाँ से लाया था वो संस्कृत की पुस्तकें। और उन पुस्तकों का उसने क्या करा, संस्कृत में थी वो, और उनका फ़ारसी में अनुवाद करवाया। किससे करवाया था, आजुद्दीन खालिद खानी से फ़ारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। क्योंकि संस्कृत तो जानते नहीं थे, फ़ारसी जानते थे, इसलिए फ़ारसी में अनुवाद करवाया। जानना चाहता था वो उन पुस्तकों में क्या लिखा है, इसलिए उन सब पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद करवाया। और इन पुस्तकों का नाम फिर क्या रखा, दलाइले फिरोज शाही, ठीक है। अब एक बार आप पूरा रिवीजन कीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, क्या पता आपको पढ़ाने में थोड़ा सा, अब मैं आपको नहीं दिखूँगी, सिर्फ आपको पूरा ये चैप्टर दिखेगा जो मैं पढ़ा रही थी। मैं सिर्फ बोलती जाऊँगी और आप देखते जाएंगे ना, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ दिख रही हूँ तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा होगा, तो आप अच्छे से इसे पढ़िए, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी अब। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ठट्टा में और दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक के शासन को लोक कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक रूप से कट्टर था। तुष्टीकरण की नीति भी फिरोज शाह तुगलक ने अपनाई, जिसे कहते हैं लोगों को लुभाना। अमीर और उलेमा वर्ग के लोगों को भी यह खुश रखना चाहता था, क्योंकि यह जानता था कि यह खुश रहेंगे तभी अच्छे से शासन मैं कर पाऊँगा, ठीक है। अब अमीरों के लिए, एक मिनट, हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हाँ,
अमीरों के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कार्य। इक्ता व्यवस्था जो इल्तुतमिश द्वारा भारत में लाई गई थी, उस इक्ता व्यवस्था को फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दिया। सेना के जो पद थे उन्हें भी फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत कर दिया। जब फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत करने का निर्णय लिया, तब से ही दिल्ली सल्तनत का कमज़ोर होना शुरू हो गया, क्योंकि वंशानुगत के निर्णय से योग्यता और का स्तर और गिर गया, कम हो गया। अमीरों के द्वारा जो भी कर लिए गए थे उन्हें भी माफ़ कर दिया। यह सब कार्य फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों को खुश करने के लिए किया था। अब उलेमाओं को खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या कार्य किए गए? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम के नियमों का पालन कट्टरता से किया। महिलाओं का फिरोज शाह तुगलक ने मज़ार में जाना बंद कर दिया। पर्दा प्रथा का महिलाओं से पालन भी करवाया गया। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो है सैन्य नेता नहीं था। दक्षिण भारत से उसने ज़्यादा संबंध नहीं रखे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा विद्रोह होते थे। दूसरा कारण था, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य का उदय हो गया था। इस कारण उसने दक्षिण भारत से ज़्यादा संबंध नहीं रखे, ज़्यादा विद्रोह नहीं किए। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जितना भी राज्य है उसे ही उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में आता है, तो कांगड़ा में 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया और वहाँ जो ज्वालामुखी मंदिर था उसमें बहुत सारी संस्कृत की पुस्तकें थी। इन पुस्तकों को फिरोज शाह तुगलक अपने साथ लाया और इनका फ़ारसी में अनुवाद करवाया। फ़ारसी में अनुवाद जो करवाया वो करवाया आजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा। फिर इन पुस्तकों का नाम दलाइले फ़िरोज़शाही रखा गया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पूरा रिवीज़न भी करवा दिया है और आपको सारा पढ़ा भी दिया है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो आज का हमारा कंटेंट था। तो कैसी लगी मेरी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पीछे ना रहिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अभी तो आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा मैं अच्छा आपके लिए कंटेंट लाऊंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें आपके कुछ पैसे खर्च नहीं होंगे, सिर्फ थोड़ा सा डेटा खर्च होगा। उतना तो आप एक शिक्षक के लिए कर सकते हैं। जब आपको एक शिक्षक आपके लिए इतना मैटर ला रहा है तैयार करके, तो उतना तो आपका फ़र्ज़ है कि आपको करना चाहिए, है ना दोस्तों। जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी हर टीचर के मैंने भी पढ़ा है यूट्यूब से, ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, और मैं भी हर टीचर के जो लेक्चर होते थे अपनी मेहनत को, मैं उनकी मेहनत को देखती थी और मैं उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करती थी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू।